शो में। जाली अकाउंट्स केस मुश्तरका तहकीकाती टीम की सनसनीखेज रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। वजीर आला सिंध पर संगीन इल्जामात, नैब रेफरेंसेस की सिफारिश। सिंध में तर्ज़े हुक्मरानी की होलनाक दास्तान, JIT रिपोर्ट में बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। मामला जो JIT रिपोर्ट पे सामने आया, केस सब्जुडिस है। इस केस के फेट पर यानी इसका मुस्तकबिल क्या होगा हम बात नहीं करते, लेकिन ऑब्जेक्टिवली जो JIT की चीज में, जो रिपोर्ट में चीजें सामने आई हैं, जो इस वक्त हैरानकुन और सनसनीखेज इंकशाफात हैं, जो इतने भी हैरानकुन इसलिए नहीं कि असम्पशंस तो लोगों के सबके थे कि किस तरह ओमनी ग्रुप या बहरिया या जरदारी ग्रुप ऑपरेट करता है, क्या नेक्सस है क्या नहीं है, लेकिन वो तमाम चीजें जब एक दस्तावेजी सबूत में विद डॉक्यूमेंट्स एंड विद एवरीथिंग के वो किस तरह से क्या क्या होता था, ये पूरा ऑपरेट किस तरह नेक्सस होता था, तो उसके बाद उन इंकशाफात के बाद ऑब्जेक्टिवली आज JIT रिपोर्ट को हम आपके सामने रखेंगे और ये भी समझेंगे जी कि अब जो इस रिपोर्ट है इसमें जिस तरह से मामलात लिखे हुए हैं ये कितने संगीन निस्बत हैं और जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात की सिफारिश की गई है वो कितने मुकदमात क्या बन सकते हैं क्या नहीं हो सकता। ये अहम मामलात है, इस पर संगीन मामलात हैं, लीगल इश्यूज भी इसमें हैं, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी इसके कवर करेंगे। इन तमाम चीजों का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को कितना हुआ, पाकिस्तान को मजमूई तौर पर कितना हुआ, हम कर्जा जात की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत की बात करते हैं, जब अरबों रुपए इस तरह पाकिस्तान से बाहर चला जाता है तो फिर और पाकिस्तान में एम्बेजलमेंट होती है, पब्लिक फंड्स लोगों तक नहीं इस्तेमाल होते बल्कि इधर उधर चले जाते हैं फेक अकाउंट्स में, तो ये बड़े अहम सवाल हो जाते हैं इस वक्त संगीन नौयत के जो हर एक आम आदमी के जहन में है। जो इस पूरे मामले के अगर एक पहलू पे अगर आपके JIT के सामने रखते चले जिसमें यूटिलाइजिंग क्राइम प्रोसीड्स फ्रॉम फेक अकाउंट्स बाय जरदारी फैमिली है, तो ये मतलब वो बेनिफिट्स हैं जो आसिफ जरदारी साहब और उनकी फैमिली को मुबैना तौर पे मैं इसलिए इस्तेमाल करूं कि अभी तहकीकात अभी मामलात आगे साबित कोर्ट में होने, लेकिन जो JIT ने साबित कर दी हैं वो ये जी कि जो सीमेंट है फरियाल तारपू साहिबा के घर के लिए DHA फेस 5 का वो 35 लाख रुपए का वो JIT कहती है इन फेक अकाउंट से पेमेंट हुई है। वो यूटिलिटी बिल्स ऑफ बिलावल हाउस के या बिलावल हाउस का खाना हो, डेली रेस्टोरेंट जो क्लिफ्टन में वहां से खाना अगर 41 लाख रुपए का आया तो वो भी इसकी पेमेंट यहीं से हुई है। उनकी जो पेमेंट है बुलेट प्रूफ के ट्रक को उनको जो करना है उसकी पेमेंट भी इसी के जरिए हुई, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की। प्रेजेंट हाउस नोडेरो के लिए पेमेंट हो तो वो भी इन्हीं फेक अकाउंट्स के जरिए 42 मिलियन की हुई। अगर जो है वो प्रिंसली जेट चॉपर के लिए पेमेंट हो, उसके 9 ट्रिप्स हुए 90 लाख रुपए के, तो वो पेमेंट्स भी इसी के जरिए हुई। तोशा खाना या बड़े साहब को जो पेमेंट्स भेजी गई, बड़े साहब से मुराद जरदारी साहब भी है गालिबन, जो ओमनी मिल से दी गई तकरीबन 26 करोड़ रुपए की, वो भी इन अकाउंट से दी गई। अगर पेमेंट्स फरियाल तारपू साहिबा को हो ओमनी मिल से तो वो तकरीबन 241 मिलियन रुपीस की। ये वो बेनिफिट्स हैं जो कहा जा रहा है जी के जो हिडन बेनिफिशियरी है इन तमाम अकाउंट्स के वो कौन है, यानी खाने के बिल से लेके ड्राई क्लीन के पैसे से लेके सदके के बकरों के पैसे, ये तमाम चीजें जो है इस वक्त इस रिपोर्ट में लिखा है कि आसिफ जरदारी साहब और उनकी फैमिली जो थी वो उससे फायदा उठाती थी। CM सिंध मुराद अली शाह साहब जिनका तस्करा डिटेल में इस प्रोग्राम में हम करने लगे, आज उन्होंने JIT के बारे में क्या कहा कि मीडिया को करने का मौका मिल गया है, कुछ सब्सटेंस मिल गया है, बात करने का कंटेंट मिल गया मीडिया को, या शायद उनकी मुराद इससे ये थी, लेकिन मुराद अली शाह साहब फरमा क्या रहे थे आज JIT के बारे में, ये पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। यहाँ तक करप्शन की आपने बात की और वो एक बनी है JIT कल नज़र में भी आई है, इंशाल्लाह ताला उसको कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करेंगे, जहाँ पे भी आएगी। उसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कई चीज़ें उसमें मज़ाक़ खेज़ भी हैं और उस पर कमेंट भी करेंगे, लेकिन ठीक है, लोगों को बोलने के लिए, आपको सवाल करने के लिए चीज़ें मिल गई हैं। मुराद अली शाह साहब ने जो बात की है, अगर स्पेसिफिकली मुराद अली शाह साहब के बारे में एक इंपॉर्टेंट आपको जो इस डॉक्यूमेंट है सब्सिडी मिस अप्रोप्रिएशन का इस JIT के अंदर, जिसमें 2013 से 2016 तक और फिर जिक्र किया गया कलर्ड लेजिस्लेशन और फेवर्ड पॉलिसीज का या टेलर्ड पॉलिसीज का जो स्पेसिफिकली एक ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए आई, तो ये सब्सिडी मिस अप्रोप्रिएशन में आप देखेंगे जो इसमें मुराद अली शाह साहब का किरदार है वो क्या है, इस पर सवाल उठाया गया JIT के अंदर। इसमें एनुअल सब्सिडी ट्रैक्टर स्कीम अगर 2 अरब रुपए की या 1.99 बिलियन रुपीस की थी, तो इसका 51% जो शेयर था या एस्टिमेट बेनिफिट था इसका,
वो ओमनी ग्रुप को गया। इसी तरह मुराद अली शाह साहब के बारे में इस सब्सिडी के जो सब्सिडी टू केन ग्रोअर्स जो इसका जिक्र वो आगे आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा है। 3.89 बिलियन रुपीस या 3.9 बिलियन रुपीस थी, इसका तकरीबन 22% जो शेयर था वो ओमनी ग्रुप को गया। इसी तरह से न्यू कैप्टिव पावर प्लांट्स के बारे में जो सब्सिडी थी 2.31 बिलियन रुपीस की, 68% शेयर इसका जो है वो ओमनी ग्रुप को गया। और सब्सिडाइज लोन्स फॉर रिवाइवल ऑफ 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स तकरीबन 97% यानी 3.72 बिलियन टोटल है, तो 97% जो गया मामला वो ओमनी ग्रुप को गया। ये जीआईटी की तहकीकात में बात सामने आई। मुराद अली शाह साहब ने इस बारे में क्या कहा है, मैं इसके बाद आपको बड़ा खुसूसी तजिया भी इस पर सुनवाऊंगा, लेकिन मुराद अली शाह ने ये ट्रैक्टर सब्सिडी, शुगर सब्सिडी 6 यूनिट्स, इस बारे में कहा क्या है आज अपनी तकरीर में, जरा ये सुने उन्होंने मीडिया से जब बात की क्या कहा इस बारे में। हमने सब्सिडीज जो दी हैं फार्मर्स को ट्रैक्टर्स पे दी हैं, क्या वो नहीं देनी चाहिए थी? और ये सब्सिडीज 2008-9 से हम देते चले आ रहे हैं। उसके बाद हमने शुगर केन ग्रोअर्स को ये सब्सिडी का जिक्र किया है, 12 रुपए की सब्सिडी दी थी, और उसमें लिखा भी है कि कितनी, वो जो एक ग्रुप की बात कर रही है कितनी उसको मिली है, बाकी दूसरों को कितनी मिली है। पावर में इस सूबे में अभी भी 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अगर लोड शेडिंग कम करने के लिए हमने पावर प्रोड्यूसर्स को, जिसमें और पावर प्रोड्यूसर्स भी शामिल थे, सब्सिडी तो कोई गलत नहीं किया, इसकी हर चीज़ की प्रॉपर अप्रूवल्स प्रॉपर तरीके से की गई है। लेकिन अगर कोई इसको पेश करना चाहे तो किसी तरीके से भी पेश कर सकता है। प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब डॉक्टर फरूख सलीम साहब, जो कि हुकूमती तर्जुमान है, माशी उमूर पर, एनर्जी के उमूर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। कुछ ही देर में हमारे साथ और पैनलिस्ट भी होंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब मैं स्पेसिफिकली मुराद अली शाह साहब की ये वाली जो बात है, जीआईटी पे तो तबसरा हम करेंगे ओवरऑल, क्योंकि आपने बहुत लिखा है, बहुत काम किया मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत पाकिस्तान में। सर ये जो ये कहते हैं कि हमने शुगर केन ग्रोअर्स को दी 22%, तो ओमनी ग्रुप को गया है, बाकी 80% तो किसी और को गया है फायदा। और कैप्टिव पावर प्लांट्स अगर 68% हमने दिया है इस वक्त ओमनी ग्रुप को, तो उससे लोड शेडिंग भी तो खत्म हुई है सिंध के अंदर। और ये इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, अगर ये सारी चीजें दी गई हैं जो जीआईटी ने हाईलाइट की हैं, तो देन आपको इनकी जस्टिफिकेशन कैसी लगती है डॉक्टर फरूख सलीम साहब? देखिए सैफान साहब, ब्रॉडर पिक्चर का ज़रा तजिया कर लीजिए। पिछले 22 साल जो तारीख का हिस्सा बन गए हैं, उसमें इमरान खान साहब पिछले 22 साल से मुसलसल ये कहते रहे कि करप्शन हो रही है, कौमी ख़जाने को लूटा जा रहा है। अब जो जेआईटी सामने आई है उसमें दो तब्दीलियां सामने आई है। पहला तो ये कि उन्होंने उस करप्शन का जो हुज्म है, जो मिकदार है, जो अमाउंट है, उसका कुछ अंदाज़ा सामने रखा है कि कितना पैसा लूटा जा रहा है। और दूसरी तब्दीली ये आई है जो पिछले 44 साल में जब से FIA बनी है वो ये काम नहीं कर सकी, वो ये आई है कि इस करप्शन का तरीक़ाकार क्या था। देखिए यहाँ पे स्टेट कैप्चर है। जब हुक्मरान आते हैं सबसे पहले तो वो अपना कोई ना कोई बैंक बना लेते हैं, अपने अफसरान उसके ऊपर तैनात कर देते हैं, फिर स्टेट बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद ये कहानी शुरू होती है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इनके तरक्याती मंसूबे हैं, उसमें अगर आप सिंध का तरक्याती बजट देखें पिछले 10 साल का, तो तकरीबन 2000 अरब रुपया मुख्तस किया गया तरक्याती मंसूबों के लिए। उसमें से मेरा तखमीना यह है, जो भी JIT की तफ्तीश के बाद सामने आता है, कि तकरीबन 35 से 40% पैसा जो है उस एनुअल डेवलपमेंट प्लान का, जो कि 2000 अरब की अमाउंट थी, वो उसमें से निकाल के जाली अकाउंटों में चला जाता है। अब बिल्कुल वाज़ेह है 3 या 4 बड़े सोर्सेज हैं। जो ठेकेदार हैं जिनको ठेके दिए जाते हैं एनुअल डेवलपमेंट प्लान से, वो 30-35% उस ठेके का उठा के इन जाली अकाउंटों में डाल देते हैं। फिर बैरियर टाउन से पैसा इन जाली अकाउंटों में आ रहा है, फिर ओमनी ग्रुप वाले जो हैं वो इन जाली अकाउंटों में पैसा जमा करवा रहे हैं। फिर एक तरफ डिटेल दी गई है कि कौन अशखास हैं, कौन लोग हैं जो इन जाली अकाउंटों से फायदा उठा रहे हैं, उन पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जिक्र आपने किए, एक जिक्र इसमें कोई 1.5 लाख रुपए का एक बर्थडे केक बनाया गया था, उसको 1.5 लाख रुपया दिया गया, वो भी इन्हीं अकाउंटों से निकला। फिर कुत्तों का खाना कुछ निकला, 50,000 रुपए कुत्तों को खाने के लिए सर्व किया गया, वो भी इन्हीं जाली अकाउंटों में से निकला। तो ये मुबैना सब चीजें आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन मैं कानून का माहिर नहीं हूं। एक कानून में टर्म इस्तेमाल की जाती है एडमिटेड फैक्ट्स, यानी कि तस्लीम शुदा हकायक।
सही। अब ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन इरफान साहब सामने आ रही हैं, जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सबमिट बैंक दे रहा है, सिंध बैंक दे रहा है, और ये पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसके अकाउंट में जमा करवाए जा रहे हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं, तस्लीम शुदा हकाइक हैं, इनके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती, ये एग्जिस्ट करते हैं फैक्ट्स, और ये सारा का सारा केस जो है उन्हीं एडमिटेड फैक्ट्स के ऊपर बनाया गया है। अच्छा, लेकिन ये एडमिटेड फैक्ट्स तो हैं, लेकिन इन फैक्ट्स को जस्टिफिकेशन जो जीआईटी के फैक्ट्स हैं इनकी आपने भी, मैंने सुना मुराद अली शाह साहब को मैंने सुनाया, तो वो कहते हैं कि हमने अगर कैप्टिव पावर प्लांट्स को 68% ओमनी ग्रुप को गया, लेकिन उसके जरिए सुबह सिंध में लोड शेडिंग का मसला हमने हल किया, और वो कहते हैं ये पीटीआई की एक एमपीए ने रजिस्ट्रेशन दी थी तो ये मामला हुआ, एक शो में उन्होंने बोला था। और इसी तरह केन ग्रोवर्स को हमने दिया तो उसमें 22% ओमनी ग्रुप को दिया वो सब्सिडी, लेकिन वो भी हमने गरीब आदमी के लिए दी ना सब्सिडी इस पर, और ये तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करके किया इस पर। तो फरूख साहब, ये आपके नजदीक कितनी बात जस्टिफाई इस वक्त आपको साउंड करती है कि इट इज ओके, ये आप जो कहते हैं सेटिस्फाइड विद द जस्टिफिकेशन? फरूख साहब, आप सारे सिंध का चक्कर लगा लीजिए, दही इलाकों को देख लीजिए, शहरी इलाकों को देख लीजिए, जो 2000 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे थे, उनमें से कोई पाई भी आपको कहीं नजर आती है? देखिए, गुर्बत का, करप्शन का एक खास गठजोड़ है। जो 4 सवाल उठते हैं पाकिस्तान के बारे में, पहला सवाल अब आजकल यह किया जा रहा है कि रुपया क्यों गिर रहा है डॉलर के सामने। दूसरा सवाल किया जाता है कि इतनी गुर्बत क्यों है, खास तौर पे सिंध के कुछ इलाकों में। फिर सवाल उठाया जाता है कि महंगाई क्यों हो रही है। फिर सवाल उठाया जाता है कि हम IMF के पास क्यों जा रहे हैं। इन सभी सवालात का जो जवाब वाज़े तौर पे सामने नजर आता है वो ये है कि दौलत की मुंतकिली हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो 21 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनकी एक छोटा सा ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, इस पर डॉक्टर साहब आते हैं वापस। तो इस मामले के ऊपर और जीआईटी रिपोर्ट के दीगर नुकात के ऊपर बिलखुसूस आपको जो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा एसेट्स का जिक्र किया गया, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स का, ओमनी ग्रुप के फरियाल तालपुर साहबा के, आसिफ ज़रदारी साहब के, और ये वॉल्यूम जो आगे जिसका जो उसको रखा गया कॉन्फिडेंशियल, वो कौन सा वॉल्यूम है ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने जीआईटी में जो हकायक सामने आए, जो यहाँ हुए, जो बेनकाब हुए, जो तहकीकात में चीजें सामने आई, हम उन पर ऑब्जेक्टिवली आपको बता भी रहे हैं इस पर और कितनी हद तक ये, कितनी डेप्थ में जाके जो सिंध में गवर्नेंस का हाल हुआ है। अभी आप डॉक्टर फरूख सलीम साहब का तज्जिया भी इस पर सुन रहे थे कि उनके नजदीक कितना परसेंटेज जो आपका एनुअल डेवलपमेंट प्लान है या आपकी पीएसडीपी या जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं उसका सूबे सिंध की हद तक बिलखुसूस कितना जो इस पर है उसमें ज़िया हुआ है या कितना जेबों में चला गया इन फेक अकाउंट्स के जरिए और कितना आवाम तक गया इन एक्चुअल। जो इस जीआईटी में अनडिक्लेयर्ड एसेट्स के हवाले से जो इस वक्त पैराग्राफ है उसमें जो एग्जीक्यूटिव समरी अगर आप पहले पढ़ें तो उसमें जिक्र है ओमनी ग्रुप के और अनवर मजीद साहब के एसेट्स का, जो बर्तानिया में 102 मिलियन पाउंड्स के, उसकी डिटेल पूरी फेरिस्त है सारे एसेट्स की, 102 मिलियन पाउंड्स। अगर फ्रांस की बात करें 0.58 मिलियन यूरोस, टर्की और यूएई के अंदर भी उनकी जायदादें हैं जिनकी तादाद 228 मिलियन धर्म बनती है। और फिर आसिफ ज़रदारी साहब का जिक्र है जिसमें आगे लिखा हुआ है रिपोर्ट 25 कॉन्फिडेंशियल, यानी वो अभी इस वक्त आगे नहीं आगे रिवील की गई है, लेकिन फरियाल तालपुर साहब का जिक्र है 17 मिलियन धर्म के उनके एसेट्स हैं और आगे लिखा है थ्रू फ्रंटमैन। अगर इस रिपोर्ट की जो आगे डिटेल्स हैं उसमें जाए तो वहां पर उनके एक विला जो दुबई के अंदर है अल फुलजान में जो 5.2 मिलियन धर्म का है, एक फ्लैट है पाम जुमेरा दुबई के अंदर जो 2.25 मिलियन धर्म का है, और ये दोनों की पावर ऑफ अटॉर्नी गुलाम अब्बास जरदारी एक शख्स है जिसका नाम जिसने फरियाल तालपुर साहबा के नाम कर दिया, और जीआईटी ने लिखा है कि क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम आ गई है तो रियल बेनिफिशियल ओनर फरियाल तालपुर खुद हैं। इसी तरह एक फ्लैट है 102 बिजनेस पे एग्जीक्यूटिव टावर दुबई के अंदर 6.5 मिलियन धर्म का। गल्फ रेजिडेंस मोटर सिटी दुबई के अंदर 1.7 मिलियन धर्म का एक और फ्लैट है, और इसी तरह एक फ्लैट गल्फ रेसिडेंसेस में 1.7 मिलियन धर्म का, टोटल 17 मिलियन धर्म की जायदाद है। और ये जो 3 फ्लैट्स हैं ये हामिद समू जो कि ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड ड्राइवर ऑफ मिस फरियाल तालपुर, जो ड्राइवर है फरियाल तालपुर साहबा का, एंड अ फ्रंट मैन हैज नो अदर मींस ऑफ सब्सटेंसेस। इमदाद सुब्रो साहब सीनियर सहाफी हैं और इस
पूरी सिंध की गवर्नेंस पर और बड़े अहम स्टोरीज आप देते हैं। सोबो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ इस्लामाबाद में। सोबो साहब, ये हामिद सम्मू का हमने जिक्र पहले भी किया था, गुलाम अब्बास जरदारी का, अब ये मामला जेआईटी में सामने इस रिपोर्ट के जरिए आए हैं और ये ऐसे जो जरदारी साहब के अभी रिवील नहीं हुए, ये क्या कोई एम्पायर है, क्या है ये मामला आते हैं? और शुक्रिया सैफान भाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हामिद सम्मू को मैंने देखा भी है। अच्छा। और मेरे गांव से थोड़ा आगे रहते हैं, उमरकोट की तरफ उनका गांव है। छोटा सा एक गांव है, बड़ी उसमें डेवलपमेंट भी हुई है विद द ब्लेसिंग ऑफ फरियाल तालपुर साहिबा। ये ड्राइवर है बेसिकली फरियाल तालपुर का। अच्छा। और अब दुबई में उसको छुपाया हुआ है क्योंकि ये फ्रंट पे है, सारी मिल्कियत उसके नाम पे है। और जो गुलाम अब्बास जरदारी साहब है वो नवाब शाह के रहायशी हैं, वो भी फरियाल तालपुर साहिबा के फ्रंट मैन है। आपको एक बात इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने नाज़रीन को बताएं कि हामिद सम्मू का बेटा गुज़श्ता 2 महीने से गायब है। जैसे ये मीडिया पे रिपोर्ट आई कि हामिद सम्मू के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो हामिद सम्मू का बेटा पुरअसरार तौर पर गायब हो गया है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये शुबा है कि उसको गायब करने में इसी कार्टेल का हाथ है जिसने हामिद सम्मू के नाम पे प्रॉपर्टीज रखी हैं और उसको गायब इसलिए कराया गया है। ये एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ख्याल है कि ताकि हामिद सम्मू इधर उधर कोई अप्रूवर न बन जाए या दुबई से पाकिस्तान ना आ जाए या इन्वेस्टिगेटर्स के पास पहुंच ना जाए, तो उसको दबाव में रखने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसके बेटे को भी गायब करा दिया गया है। अच्छा। आपने दुबई की जो प्रॉपर्टीज बताई आसिफ जरदारी साहब की, फरियाल तालपुर साहिबा की और अनवर मजीद और उनकी फैमिली की, दुबई की, तुर्की की, तो सबसे पहले यहाँ पर यह एक सवाल उठता है एफआईए के ऊपर और नैब के ऊपर। मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अनवर मजीद और उसकी फैमिली की, उसके बेटों के, उसके बेटियों के और उसकी वाइफ के नाम पे 300 से 400 अरब रुपए की प्रॉपर्टी तो कराची के डिफेंस और क्लिफ्टन में है। वो क्यों अभी तक अनटच्ड है? उस तक क्यों जेआईटी नहीं पहुंची? जेआईटी के इन्वेस्टिगेटर्स को वो क्यों नजर नहीं आई? नैब को आज तक वो क्यों नहीं नजर आई? जेआईटी ने इतना जबरदस्त काम किया है, उसके लिए जो इनिशियल काम किया था डीजीएफआईए बशीर मेमन साहब, उनका रोल काबिल सताइश है। मुनीर शेख साहब जो कराची के डायरेक्टर हैं एफआईए के, इब्तदाई काम उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया और उसके बाद जो जेआईटी ने काम किया है वो बहुत ही शानदार है। ऐसी ऐसी चीजें अनअर्थ की हैं जो इससे पहले हम कहते थे तो हमारे ऊपर कहा जाता था कि इसके आपने सबूत देने हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन आपने ये देखा कि उस जेआईटी में ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब की तमाम बातों को सेकंड करते हुए मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, आप कराची से कश्मीर चले जाएं और किंझर से कारूझर तक चले जाएं, आपको एक यूनियन काउंसिल, एक जिला, एक शहर भी ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पर तकरीबन 2000 अरब रुपए की एडीपी की रकम तरक्याती स्कीमों के नाम पे खर्च करने के बावजूद आपको कोई शहर, टाउन या यूनियन काउंसिल आपको सीधी नजर आए। तो ये जो बुनियादी तौर पे जेआईटी की जो रिपोर्ट है जिसमें 16 नए रेफरेंसेस दाखिल करने की बात की गई है, 4 मामला सीएम सिंध मुराद अली शाह के हैं। लेकिन आपने जो अहम बात की कि हामिद सम्मू का जो बेटा इस वक्त है, वो आप कहते हैं कि इस वक्त कहीं गायब हो गया, इस वक्त वो है नहीं यहाँ पे, और मतलब उसको अगवा किया गया है, क्या कुछ नहीं पता इस वक्त, ये कुछ भी हो सकता है। देखें सैफान साहब, जिस तरह जेआईटी ने कहा है कि एक जरदारी सिस्टम काम कर रहा है ना सिंध में, तो पहले तो 2008 से 2013 तक ये सिस्टम पूरे पाकिस्तान पे मुसल्लत था। एक भयानक और काला दौर था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद पाकिस्तान के जो दूसरे सूबे हैं उनके अवाम ने तो इनसे जान छुड़ा ली, लेकिन ये सिस्टम 2013 से ताहाल सिंध में मुसल्लत है। और ये कहानी है, आप देखेंगे कि सिंध से आपको खुदकशियों की खबरें आ रही होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 70% से ज्यादा सिंध की जो आबादी है, रूरल सिंध की जो आबादी है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। तो ये सिर्फ इन्होंने हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके पैसा इकट्ठा नहीं किया है, इन्होंने दहशत गर्दी के जरिए सिंध के काफी अजला में आपको बता सकता हूं जहां पर जरदारी कबीले के, उनको ये कहा गया कि आप अपनी जो कौमियत है या कास्ट जो है जरदारी, वो छुपा कर नौकरियां हासिल करें। वो पुलिस में 6000 7000 एक जिले में वो जरदारी बैठे हुए हैं जिनको सरकारी असला भी मिला हुआ है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट मैं फरोज साहब से पूछी थी, उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा इस पे आके कि मुराद अली शाह साहब ने जो आज बात की है ना कि ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं इसके जरिए बिजली हमने सिंध में दी है, और शुगर मिलों को जो हम कह रहे हैं इस पर केन ग्रोथ को तो हमने गरीबों को दिया है इस पर, और फिर वो पीटीआई के एमपीए का जिक्र भी कर रहे हैं कि उन्होंने वो रूल दिया था, वो लॉ लेजिस्लेशन दी थी। लेकिन इससे पहले
मैं फरूख सलीम साहब आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी एक ट्वीट के जरिए एक डायग्राम शेयर किया हुआ था जिसके अंदर बोरोइंग थी ओमनी ग्रुप की, और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की जो उसके नीचे जो ग्राफ था वो डेट बोरोइंग थी गवर्नमेंट की। हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं इस पर सर। लेकिन इसमें सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या SECP है एज ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो क्या कर रहे थे जब हम अगर बैंक्स जो डॉक्यूमेंट है इस वक्त बैंक रोल का डॉक्यूमेंट है वो भी हम स्क्रीन पर अगर दिखाएंगे तो वहां सिंध बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है अगर वो कर सकता था तो वो 4 अरब का कर सकता था, उसने 24 अरब 25 अरब के कर्जे इनको दे दिए, 20 अरब ज्यादा। इसी तरह से अगर बात करें नेशनल बैंक की तो उसने इनको 14 अरब दे दिए। समिट बैंक का जो टोटल एक्सपोजर जो हो सकता था एक क्लाइंट को अकॉर्डिंग टू द SBB रेगुलेशन 1 वो 2.75 बिलियन होता, वो 8.77 बिलियन एक्सेस में गया और तकरीबन 12 अरब रुपए उसने दे दिए। सर ये हमारे जो कर्जे जब ये ओमनी ग्रुप का एक्सपोजर बढ़ रहा था तो स्टेट बैंक क्या कर रहा था, रेगुलेटरी मैकेनिज्म किधर सो रहा था इस पर फरूख सलीम साहब? देखिए आपने पहला ग्राफ दिखाया और उसके नीचे मैंने सिर्फ ये किया है। पहला ग्राफ जो है वो ये बताता है कि ओमनी ग्रुप ने किस तरह कर्जा जात लिए और वो किस तरह अमीर होता चला गया, और वो ग्राफ शुरू होता है 2008 के बाद एकदम तेजी से ऊपर बढ़ता है। मैंने सिर्फ पाकिस्तानी कौमी कर्जा जात का ग्राफ उसके नीचे ड्रॉ कर दिया, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन उसी वक्त 2008 के फौरन बाद आप देखिए कि मुल्क के कर्जाजात किस तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि ओमनी ग्रुप जो है उसी पीरियड के दौरान माल बना रहा था। इसमें एक चीज और देखने वाली यह है कि PMLN का तरीकाकार और पीपल्स पार्टी के लीडरान के तरीकाकार, PMLN के लीडरान का तरीकाकार मुल्क को लूटने का या मुल्क की असासाजात को लूटने का कोई इतना फर्क नहीं है उनमें। दोनों में जाली कंपनियां बनाई जाती हैं, जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे आपको याद है वो हुदैबिया पेपर मिल्स के नाम से एक अकाउंट खोला गया था। वो कोई मिल नहीं थी, उसके पास कोई मशीनरी नहीं थी, वो कोई पेपर नहीं बनाती थी, वो सिर्फ एक जाली कंपनी थी, और वो जाली कंपनी इसलिए बनाई गई थी कि उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जाए। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आप देखिएगा ये जिस JIT का आप जिक्र कर रहे हैं इसकी तफ्तीश कहीं 2015 में शुरू हुई थी और फिर उसी साल इसको बंद कर दिया गया था PMLN हुकूमत के कहने पर। तो एक तो यहां पीपल्स पार्टी का और PMLN का गठजोड़ नजर आता है कि दोनों एक दूसरे के गुनाह जो हैं उसके ऊपर पर्दा डालते हैं, क्योंकि दोनों का तरीकाकार तकरीबन मिलता जुलता एक जैसा ही है। आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये काम करने से पहले आपको स्टेट कैप्चर करना पड़ता है, यानी कि रियासती इदारों पे आप काबिज हो जाते हैं, आप अपने लोगों को लगाते हैं। अब कायदो कवानीन ये कहते हैं कि अगर आपके अकाउंट में अचानक बहुत बड़ी अमाउंट कहीं जमा हो जाती है तो फिर वो बैंक जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहलाती है, STR कहते हैं उसको, वो जनरेट करता है और वो स्टेट बैंक के पास जाती है, और स्टेट बैंक का एक इदारा है जो FMU कहलाता है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। उसका ये काम होता है कि वो उस STR के ऊपर अमल दरामद करे और FIA को इन्वॉल्व करे, बाकी तहकीकाती एजेंसीज को मतला करे। यहां पे ये हुआ कि कई हिस्सों में तो वो STR जो सबमिट बैंक ने जनरेट करनी थी वो उन्होंने की ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सबमिट बैंक अपना खुद से बनाया हुआ था, और FMU ने कभी कुछ रिपोर्टें FMU तक पहुंची नहीं, जो पहुंची उनको वहीं पे दबा दिया गया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो बहुत बड़ा सोचा समझा डिलिबरेट नेशनल बैंक मंसूबा नेशनल बैंक इन्वॉल्व है। JIT में लिखा था कि 2008 से 13 तक क्योंकि सरदार जरदारी साहब की वफाकी हुकूमत थी तो वो शायद नेशनल बैंक उनके जेर असर था, इसलिए उधर भी शायद कुछ नहीं हुआ। फिर अगर वो कोई STR जनरेट कर देते अपने FMU के जरिए, वो उन्होंने भी नहीं करा। ऐसा ही इधर एक नुक्ता जरा जो हुजम के ऊपर देख लीजिए, मिकदार के ऊपर देख लीजिए। जो जमीनी असासाजात जो रियासत की जमीन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो हड़प की गई वो कोई 11,000 एकड़ जमीन है वहां पे, यानी कि 88,000 कनाल। अगर 2 करोड़ रुपया एक कनाल भी बेची गई हो तो आप सोचें कि तकरीबन 12 अरब डॉलर की अमाउंट पड़ती है। हम इस वक्त 12 अरब डॉलर ढूंढने निकले हैं IMF से। तो जो मैं शुरू में कह रहा था कि हम IMF के पास क्यों जाते हैं, पाकिस्तान गरीब क्यों रह गया है, पाकिस्तान का रुपया जो है वो क्यों गिर रहा है, यहाँ पे गुर्बत क्यों है, महंगाई क्यों है,
इन सभी सवालात के जवाब आप इस JIT रिपोर्ट के अंदर अगर पढ़ना चाहें, अगर ढूंढना चाहें तो आपको मिल जाएंगे। देखिए 12 अरब डॉलर की जमीन यहां पे उसका स्कैंडल सामने नजर आता है। रुपया गिर रहा है क्योंकि हमारे हुक्मरान यहां से भेजते चले जा रहे हैं रुपया मुल्क से बाहर, और डॉलर में अपने असासजात तब्दील करते चले जा रहे हैं, इसलिए आपका रुपया गिर रहा है। रुपया गिरता है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई शुरू हो जाती है। तो ये सारे सवालात जो इस वक्त आम आदमी के सामने उठ रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि 53,000 पाकिस्तानी बच्चे गंदा पानी पी के इस मुल्क में मर जाते हैं सालाना। ये यूनेस्को की फिगर है 50। और क्योंकि सारा पैसा हमारे हुक्मरान जो है वो मुल्क से बाहर ले गए हैं। 2.5 लाख बच्चे पाकिस्तान में सालाना अपनी पहली सालगिरह से पहले मर जाते हैं क्योंकि अस्पताल की फैसिलिटीज नहीं है, उनको खाना पूरा प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो ये पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो नंगे पांव यहां चौराहों में भीख मांगते फिरें, ताकि इसलिए कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपने बच्चों के लिए मुल्क से बाहर महल्लात खरीदते जाएं। अच्छा, एक क्योंकि आप एनर्जी पे आप इस वक्त हुकूमती तर्जुमान भी हैं, हुकूमत की तरफ से ये जो इसमें इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर, मैं इसके इन कंपनीज के इन आउट शायद आपको पता हो या अंदाज हम लोग पता हो, क्योंकि इसके अंदर हुंडी का हवाला दिया गया है, उसमें MS ओरिएंट नामी कंपनी के 660 मिलियन रुपीस का तस्करा है, और उसका जो उन्होंने पेमेंट्स दी हैं बैंक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू 270 मिलियन, और एक ओरिएंट एनर्जी सिस्टम FZE दुबई के जरिए उन्होंने जो दिए 390 मिलियन। फिर एक टेक्नोमेन काइनेटिक्स के नाम से $33 मिलियन। फिर ये पेमेंट्स दुबई गई हैं रिसीव्ड बाय वेरियस फ्रंट कंपनीज इन UAE, स्पाइनस टेक्सटाइल ट्रेडिंग LLC, ग्रेट वे ट्रेडिंग LLC, इसी तरह अल जरूनी एक्सचेंज, ये फेक अकाउंट्स के जरिए गई हैं सर। तो ये एनर्जी सेक्टर के ये एनर्जी इसमें लिखा है जी दीज कंपनीज आर पार्टनर कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन एनर्जी सेक्टर। फरूख सलीम साहब, देखिए मैं समझता हूं कि जो FATF वाले हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाले, वो इस केस को बड़ा गौर से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि उनके तहत जो 2 चीजें आती हैं, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और एक कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म है। यहां पे जो तरीका कार जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया, ये जाली अकाउंटों में पैसे जमा होते हैं जो ठेकेदार करवा रहे हैं, बहरिया टाउन वाले कर रहे हैं या ओमनी ग्रुप वाले कर रहे हैं। फिर इनका इस्तेमाल जो है उसके बीच में एक मनी चेंजर आ जाता है जो मुल्क से पैसे बाहर भेजता है। जनरली ये पैसे दुबई में जाते हैं और वहां से फिर ये मुख्तलिफ ममालिक में फैल जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, बाकी ममालिक में जाते हैं, और वहां पे उनकी फिर जायदादें खरीदी जाती हैं। तो फैटफ वाले जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे कैसे हो रही है, और अब उनका इंटरेस्ट ये भी होगा कि हुकूमत इस मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किस तरह कर रही है। एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम आके ये जरूर पूछेंगे कि आज जो लोग गई है इमरान सुमर साहब उस पर क्या कहते हैं। मुराद अली शाह साहब ने कहा है जी कि कैप्टिव पावर प्लांट्स के जरिए तो बिजली पैदा हुई है सूबा सिंध में, और फिर फरूख सलीम साहब से भी मजीद तज्ज़िया, क्योंकि कुछ अहम पहलू इस रिपोर्ट के जो आपको बताएंगे, बिलखुसूस कौन से वॉल्यूम जो अभी रिवील नहीं हुए उसमें क्या हो सकता है। फिर एक अहम रिकमेंडेशन JIT की तरफ से दी गई है, बिल्कुल आखिरी जो पैराग्राफ है वो रिकमेंडेशन क्या है इस वक्त इन 16 रेफरेंसेस के अलावा, वो रिकमेंडेशन भी हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और हुआ क्या है आखिरकार सूबा सिंध में, एसेट्स हो सूबा सिंध के तमाम फंड्स हो, ADP या जो भी हुआ है इस वक्त, बड़ा होलनाक हुआ है। ये दास्तान जो JIT में लिखी है ये बड़ी इस वक्त हैरान कुन तो है ही अपनी जगह, लेकिन गमजदा कर देती है दिल को कि आखिरकार हुआ क्या। फिर वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स फरूख साहब बता रहे थे कि किस तरह कितने बच्चे इस वक्त पहली सालगिरह से पहले मर जाते हैं, कितने यहाँ पर अस्पताल, एजुकेशन मसाइल इस वक्त हैं इस मुल्क के अंदर। कहा जाता है 2.25 करोड़ की आबादी तो बच्चों की ऐसी है जो यहाँ स्कूल जा ही नहीं पाती, स्कूल से एनरोलमेंट ही नहीं है उनकी। लेकिन जो यहां हुआ सूबा सिंध में, जैसे मिसाल के तौर पे ठट्टा दादू शुगर मिल्स के साथ हुआ, आप अगर इस JIT रिपोर्ट में आए और आपको बताएं तो इससे पहले हमने आपको वो नोट भी दिखाया था कि फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने क्या लिखा था अबाउट ठट्टा शुगर मिल ओमनी ग्रुप को जब दी जा रही थी। और उधर इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर वो नोडेरो शुगर मिल है उसको अक्वायर किया गया 68 मिलियन यानी 6 करोड़ 80 लाख में, तो उसकी जो टोटल वैल्यू उस वक्त बनती थी वो तकरीबन 14 करोड़ बनती थी, यानी डबल से भी
जो है इस वक्त ज्यादा उसकी कीमत बनती थी और उसको 6 करोड़ 80 लाख में कर दिया। इसी तरह से जो ठट्टा शुगर मिल है वो 716 मिलियन 71 करोड़ रुपए उसकी मालियत बनती थी, वो 12 करोड़ रुपए के अंदर बेच दी। अगर दादू शुगर मिल की बात करें 62 करोड़ की मालियत बनती थी, वो 9 करोड़ रुपए के अंदर इन्होंने बेच दी। इसी तरह अगर लोन मिस अप्रोप्रिएशन में आए तो ये भी मुराद अली शाह साहब के बारे में रिकमेंडेशन है जी कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, रेफरेंस बनना चाहिए। इन्होंने सिंध बैंक के जरिए यानी मिस अप्रोप्रिएशन अल्फा जुलू एंड एमएस पार्थेनॉन 928 मिलियन, रूबिकॉन को 1 अरब रुपए, सीराकॉम को 840 मिलियन, पैरामाउंट बिल्डर्स को 300 मिलियन। अगर बात की जाए मिस अप्रोप्रिएट लोन की प्लेज शुगर और स्टॉक्स के अगेंस्ट जो कोर्ट में मामला भी है 13.6 बिलियन रुपीस का यह मामला सामने आया। इसके बारे में जेआईटी ने कहा कि मुराद अली शाह साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि 100% कंट्रोल ऑफ सिंध बैंक जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। सब्सिडी मिस अप्रोप्रिएशन पे जैसे मुराद अली शाह साहब अपनी तौजी भी दे रहे थे, तो वहां एनुअल सब्सिडाइज ट्रैक्टर स्कीम हो या सब्सिडी टू केन ग्रोअर्स हो या सब्सिडी टू न्यू कैपिटल पावर प्लांट्स या सब्सिडाइज लोन्स फॉर रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो, ये तमाम चारों मद में एक मखसूस ग्रुप ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया, कहीं 51% का, कहीं 22% का, कहीं 68 और कहीं 97% का। इमदाद सुमरो साहब, मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि ये हमने फायदा दरअसल कौम को पहुंचाया है, सूबे सिंध की आवाम को पहुंचाया है, गरीब किसान को, गरीब केन ग्रोअर को पहुंचाया है, कैप्टिव प्लांट करके लोड शेडिंग खत्म की है, ये ओमनी ग्रुप को फायदा नहीं पहुंचाया हमने। सुमरो साहब, मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब के नज़दीक कौम, अनवर मजीद और आसिफ जरदारी फैमिली है, और उसके मतलब मुझे समझ नहीं आता कि उनके नज़दीक कौम की तारीफ क्या है, क्योंकि एक तो वो पूरे सूबे सिंध के लिए यूजलेस हैं, किसी काम के नहीं है। उनका पूरा टेन्यूअर, वो इरिगेशन मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट 2010 से वो होल्ड किए हुए हैं। वो सारा अरसा इनकी सिर्फ आसिफ जरदारी और उसकी फैमिली की चाकरी नौकरी और अनवर मजीद और उसके एजी मजीद की नौकरी चाकरी करते हुए गुजरी। उसके अलावा उन्होंने सिंध के लिए कुछ भी नहीं किया, और उसके अलावा ना अपने हलके के लिए इन्होंने कुछ किया है। मैं उनके हलके से ताल्लुक रखता हूं। ये इलेक्शन जो 2018 वाला हुआ, इलेक्ट होने के बाद ये एक दफा भी अपने हलके में नहीं गए, ना किसी आवाम से मिले हैं। अच्छा, ये जो ठट्टा शुगर मिल वाला मामला है, ठट्टा से पहले मुझे बताएं, शुगर केन ग्रोअर्स जो इस पर है, तो ये उनको सब्सिडी दी 22% ओमनी ग्रुप को मिली, 80% तो किसी और को मिली, इसमें रिपोर्ट में भी है। और इसी तरह से जो कैप्टिव पावर प्लांट है वो तो कहते हैं किसी और एमपी ने किसी जमात के वो बिल पेश किया था असेंबली में, तो हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने तो फिर उसके बाद कह दिया जी हाँ कानून बन गया। मैं उस पे आता हूं। सबसे पहले मुराद अली शाह साहब सिंध को अंधेरों से बाद में निकाले। उनका जो अपना आबाई हलका है, आबाई शहर है झांगारा और बाजारा, जहां पर उनकी पैदाइश हुई है, वहां पर आज तक 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। इनका जो आबाई शहर है झांगारा और बाजारा, वहां पर वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं है। इनके आबाई शहर झांगारा और बाजारा में प्राइमरी स्कूल की तालीम नहीं है। इनका जो आबाई शहर है झांगारा और बाजारा, वहां पर बेसिक हेल्थ यूनिट की कोई सहूलत नहीं है। जो जिंदगी की जरूरियात की जो चीजें हैं, वहां आप एक विजिट करा लें, अपने रिपोर्टर को भेजें, खुद विजिट करें। वहां के लोग गुर्बत की लकीर तो क्या बिल्कुल रवांडा और अफ्रीका वाली सूरत हाल में जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंध में नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ उनका जो मकसद और मतमे नजर था, इनके एक्शंस थे, सारा कुछ जो था सिर्फ और सिर्फ ओमनी ग्रुप का पेट भरने के लिए था। अगर उनको यहां तक मशहूर था कि अगर आसिफ जरदारी साहब इनको कहें कि 1 अरब रुपया चाहिए, तो वो सिंध के खजाने से उनको 1 अरब रुपया निकाल के देते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन पेपर्स में बाद में करते हैं। और ठट्टा को तो दिया, ठट्टा शुगर मिल को इन्होंने कर्जा दिया है ना, इस पर ठट्टा शुगर मिल को 895 मिलियन उन्होंने कर्जा दिया और आज तक वो ऑपरेट नहीं हो सकी। इन्होंने लिखा था कि ओमनी ग्रुप को बड़ा तजुर्बा है कि वो सिंध से इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और जॉब क्रिएशन करते हैं। ओमनी ग्रुप ने आज तक कितनी जॉब क्रिएशन की है हमें तो कुछ पता नहीं है। और जिस शुगर मिल को इन्होंने एक फ्रॉड किया है 895 मिलियन और उसको पैसे दिए हैं, वो आज तक ऑपरेट क्यों नहीं हो सकी? ये बड़ा मुराद अली शाह के सामने एक सवाल निशान है। उसके बाद इन्होंने अपने हलके के कुछ लोगों को 200 के करीब नौजवानों को उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में नौकरी दी है। अब भी कोई 1 हफ्ता पहले सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि ये सारे एंटी मेरिट काम थे और उसका मेरिट से कोई दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। मेरिट के बरखिलाफ सारे सिंध के पढ़े लिखे नौजवानों को
नजरअंदाज करके वहां के चंद वडेरों को, चंद खानदानों को खुश करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसने 200 भर्तियां की हैं जो जाली और इलीगल है, और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन सब लोगों को दोबारा एनटीएस का टेस्ट देना है। और उसमें आप देखेंगे अगर 1% भी लोग उसमें कामयाब हो गए तो मतलब नहीं हो सकता कि कोई 1% लोग भी उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो मुराद अली शाह साहब का ये जो 4 मैटर्स आपने बताए, सारा जो टेन्यूअर है वो सिर्फ और सिर्फ ओमनी ग्रुप को, अनवर मजीद फैमिली को और आसफ जरदारी फैमिली को खुश रखने की एक कोशिश थी। और जेआईटी को सलाम करना चाहिए कि उसने ये जो मिस्टर क्लीन बने हुए थे उनका सारा मलबा उतार दिया है और आवाम के सामने उसको लेकर आए हैं। अब ये जितने भी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं ये सारे लेम एक्सक्यूजेस हैं और इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नैब रेफरेंस बनेगा तो आप देखिएगा कि इनका क्या असर होता है। या तो ये मुल्क से फरार होकर कनाडा या अमेरिका में चले जाएंगे जहां पर उन्होंने अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठे की हुई है। अगर यहां पर ये रुकेंगे तो ये नैब की इन्वेस्टिगेशन का सामना कतई तौर पे नहीं कर सकते। अनडिक्लेयर्ड एसेट्स इस वक्त हैं क्योंकि आपने बर्दात की है बाहर की, तो इस वक्त फरोज अली साहब इसमें बर्तानिया के अंदर ही प्रॉपर्टीज हैं, इसमें फ्रांस में भी हैं, टर्की में भी हैं, टर्की में मैं नहीं समझता टर्की में भी होंगी, यूएई में भी हैं फरोज अली साहब। तो ये पूरे दुनिया में इस वक्त ओमनी ग्रुप ने मतलब यूएई, टर्की, फ्रांस, लंदन, यूके, मतलब हर जगह इन्होंने प्रॉपर्टीज बना ली अपनी। कैसे वापस लाएगी गवर्नमेंट? आपका एसेट रिकवरी यूनिट कुछ करेगा क्या? इसका आगे प्रोसीजर होगा इस प्रॉपर्टीज के हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सब्सिडीज का जिक्र किया गया कि चीनी पे सब्सिडी थी और ट्रैक्टर्स की सब्सिडी दी और कैप्टिव पावर प्लांट्स की सब्सिडी दी, अगर इन सारी सब्सिडीज के पीछे नीयत बिल्कुल साफ थी तो फिर इनको ये फालूदा वाले की अकाउंट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी, इनको ये रक्शे वाले के नाम पे अकाउंट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी, अपने जो मुलाजमीन हैं उनके नाम पे अकाउंट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी। और फिर अगर वो ग्राफ आप दोबारा से दिखा दें ओमनी ग्रुप वाला, आप सोचिए कि वो ओमनी ग्रुप तकरीबन 0 से शुरू होता है और 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत पावर में आती है तो आप सोचिए कि वो कितनी तेजी से बढ़ता बढ़ता 0 से वो तकरीबन 55 अरब रुपए तक पहुंच गया कुछ ही सालों में एक्सपोजर उसका। जी बिल्कुल। तो फिर ये अगर गरीबों की गुर्बत दूर करने के लिए सब्सिडीज दी गई थी तो ये सारी की सारी जो दौलत है ये ओमनी ग्रुप में जाके कैसे इकट्ठी हो गई? अभी आपको बताया गया कि कहीं भी गुर्बत जो है 70% लोग जो देही इलाकों में रह रहे हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। तो फिर ये 2000 अरब रुपया जो पिछले 10 सालों में तरक्याती मंसूबों के लिए स्पेंड किया गया, इसके पीछे अगर नीयत साफ थी तो कम से कम कोई आधी आबादी जो है वो गुर्बत से बाहर निकल आती। कुछ जी फरोज़, ये सारी की सारी दौलत इस्तेमाल की गई, मनी चेंजर्स ने मुल्क से बाहर भेजी और फिर ये सारी जायदादें जो आप दिखा रहे हैं वो जायदादें उनसे ली गई। अब इनकी वापसी का क्या मामला है सैफान साहब? ये दुनिया में जो नई वेव है करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन वेव जो चल निकली है, ये ज्यादा आसान बना रही है कि जिस मुल्क से लूटा हुआ पैसा कहीं बाहर चले जाए। ये पहले लगता था कहीं 10 साल 12 साल, वो फिलीपींस को कोई 15 साल लगे कुछ पैसा वापस लाने में। नाइजीरिया ने जब ये काम शुरू किया वो मुकाबलतन कम अरसे में वापस आ गया। मैं यहां पे तफरीक जरूर करना चाहता हूं कि माशी पॉलिसी और एंटी करप्शन कैंपेन 2 अलग चीजें हैं। हम अपनी माशी पॉलिसी जो है वो एंटी करप्शन कैंपेन की बुनियाद बना के नहीं बना सकते। एंटी करप्शन कैंपेन जो है वो हमारा नैब कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट किसी हद तक कर रही है, वो FIA कर रही है। जो माशी पॉलिसी है वो वजारत खजाना बना रही है और वो इंडिपेंडेंट टू एंटी करप्शन कैंपेन बना रही है। ठीक है। अच्छा फरूख साहब, मैं एक लास्टली, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बड़ा जिसे कहा जी जिस स्कैम है तो रिपोर्ट की कि मुस्तकबिल के लाहेमल के हवाले से, अब जो रेफरेंसेज है वो तो ठीक है अपनी जगह, जो रिकमेंडेशंस है वो भी अपनी जगह GIT की ठीक है। एक रिकमेंडेशन जो लास्ट बिल्कुल पैराग्राफ इस GIT रिपोर्ट का है आखिरी सफे पे, उसमें लिखा है स्पेशलाइज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टोरेट इन FIA, और इसमें लिखा गया जी कि इट इज सबमिटेड, इसमें FMU, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR, SECP और ये तमाम इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक डायरेक्टरेट बनाए और वो इस उन फिटिंग्स बिल्ट ऑन वॉर फिटिंग्स टू इन्वेस्टिगेट दिस इंट्रिकेट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन अ साइंटिफिक मैनर। अब नाउ आप गवर्नमेंट क्या इस रिकमेंडेशन पर, क्योंकि ये तो आला अदालत का काम है फैसला करना, मामला सब्जेक्ट है ऑन द फेट ऑफ केस, लेकिन ये रिकमेंडेशन बड़ी है हेल्दी रिकमेंडेशन है आपके नजदीक, आप क्या कहेंगे इस रिकमेंडेशन पे फरूख सलीम साहब?
देखिए, मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि हमारे पास कानून साजी जो है तकरीबन वो मुकम्मल हो चुकी हुई है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। जो FATF वाले हैं वो भी ये कह चुके हैं कि हमारी जो कानून साजी का मामला है वो तकरीबन सफिशेंट है, अमल दरामद की उसमें फुकदान आ रहा है। ये जो रिकमेंडेशन आपने दिखाई ये अच्छी रिकमेंडेशन है कि उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कैसे किया जाए। सारा मामला ये है कि हमारे में और दूसरे ममालिक में जहाँ पे गुर्बत ख़त्म की गई है, जहाँ पे तरक्की की रफ्तार पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, फ़र्क सिर्फ दो हैं, एक करप्शन का खात्मा और दूसरी इदारों की मजबूती। हमने पहला काम शुरू कर दिया है करप्शन के खिलाफ। इदारों की मजबूती जो है उसके ऊपर जितनी तेजी से काम होना चाहिए था मेरी ज़ाती ओपिनियन में उस स्पीड से नहीं हुआ। अगर हम स्टेट बैंक को मजबूत कर दें, आज़ाद कर दें, अगर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को मजबूत कर दें, अगर SECP को मजबूत कर दें, आज़ाद कर दें, FIA को आज़ाद कर दें, कानून साजी जो कानूनी ढांचा है वो मैं समझता हूँ 90-95% तक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसमें बहुत ताकतवर कानूनी ढांचा है। हमने इदारों को मजबूत और आज़ाद करना। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इमदाद सुमरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट पैराज और आपको रिपोर्ट में जो लिखा गया वो हकीकत ऑब्जेक्टिवली बयान की है कि आखिरकार सूबा सिंध में होता क्या रहा है, गवर्नेंस के नाम पर क्या मजाक हुआ है, एसेट्स किस तरह बेचे गए और किस तरह एक ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। फीडबैक आपका फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर हमें मौसूल होता है। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।